सर्वगुण संपन्न ससुराल। स्वरा की माँ उसके लिए एक सर्वगुण संपन्न ससुराल चाहती है और ऐसी ही कुछ सोच स्वरा की भी होती है। एक से बढ़कर एक लड़की मैं लेकर आता हूँ और तुम लोग उसमें कुछ न कुछ मिन मेक निकाल कर कैंसिल कर देती हो। अगर यही हाल रहा तो बिठाकर रखना अपनी लड़की को जिंदगी भर घर में। हाँ हाँ बिठाए रखूंगी, लेकिन कहीं ऐसी वैसी जगह अपनी इकलौती को नहीं ब्याऊंगी। कल को वहां जाके वो परेशान रहे। अरे शादी कर रही हूँ, कोई सामान नहीं खरीद रही हूँ कि कल को खराब हो गया तो दूसरा ले आऊंगी। शादी एक बार होती है, देखभाल के ही करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पापा ने भी बहुत देखभाल कर किया होगा फिर तो मुझसे शादी तुम्हारी है। नहीं किया तभी तो आज ये मेरी हालत है। अब जो मेरे साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ थोड़ी ना होने दूंगी। ये बोलकर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। तभी स्वरा आ जाती है। क्या बात है, लग रहा है माँ को मेरे लिए कोई परफेक्ट लड़का मिल गया, तभी इतनी खुश है। क्यों पापा? लड़का तो नहीं मिला, लेकिन हाँ बहुत साल पहले जो मैं मिला था उसी के बारे में बात हो रही है। तुम बताओ बेटा, मैंने 2 प्रोफाइल तुमको भेजी थी लड़कों की, कुछ पसंद आया? पापा एक लड़का ठीक है, लेकिन उसकी जॉब में कितना इंक्रीमेंट आगे होगा डाउटफुल है। दूसरे के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में मैं तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। आप कुछ और रिश्ते दिखाइए ना। बेटा शादी के लिए लड़के दिखा रहा हूँ कि पहनने के लिए साड़ी की कोई और दिखाओ, कोई और दिखाओ। तभी तो लड़के वाले लड़की को देखने आते, लड़की वाले लड़के को देखने जाते तो शायद लड़की यही कहती, कोई और रंग का दिखाओ लड़का। एक रोज स्वरा की बुआ एक लड़के वालों को लेकर घर आती है। लड़का दिखने में बहुत हैंडसम होता है, अमीर होता है और उसकी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी होती है। भाई हीरा है ये लड़का, हीरा। हमारी स्वरा को पसंद कर लेगा तो समझो उसकी जिंदगी बन गई। अरे रहने तो दीदी, ऐसा भी कोई लड़का नहीं है जो हमारी स्वरा की जिंदगी बना दे। कौन सी उसकी जिंदगी बिगड़ी हुई है? माना लड़का अच्छा है, लेकिन हम भी बात करके देखें पहले। सभी लड़के वालों के आगे बैठते हैं और बात शुरू होती है। कितना पढ़ी है आपकी लड़की, क्या कर रही है आजकल, पैकेज क्या है उसका? नहीं जी, हम पैकेट का कोई खाना नहीं खाते, हम तो घर का बना ही खाते हैं। भाभी पैकेज पूछ रहे हैं, पैकेज मतलब सैलरी कितनी है स्वरा की? लड़का तो 1 करोड़ कमाता है साल का, तो लड़की भी उसकी टक्कर की होनी चाहिए ना। अच्छा पैकेज नहीं, हमारी लड़की का कोई पैकेज नहीं है। हम तो बस शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, परफेक्ट सा। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए लड़के को तो एक आंख में पसंद आ गई थी। लड़का अपनी माँ को इशारा करता है। माँ समझती है कि इस स्वरा के लिए लड़के की तो हाँ है। हमें लड़की पसंद है, हम शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने तो भी लड़के से बात ही नहीं करी। हाँ हाँ कर लो, मैं यहीं तो बैठा हूँ, बताओ क्या पूछना है? म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपका? किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं आप? अल्ताफ राजा, तुम तो ठहरे परदेसी। मैं ढिंचे पूजा का भी फैन हूँ, गाकर सुनाओ। सेल्फी मैंने ले लिया आज, सेल्फी मैंने ले लिया आज। स्वरा लड़के की बात सुनकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को भी इशारे से मना करने को बोल देती है। देखिए बात करके ही जाएंगे, कब की तारीख तय करनी है। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे को स्वरा पसंद आ गई है। हाँ ठीक है, बताएंगे हम लोग आपको। हाँ अभी जाइए, फोन करके बताएंगे। अच्छा जी नमस्ते। स्वरा के पिता और बुआ उन दोनों लोगों को देखते हैं। उन लोगों के जाने के बाद क्या हो गया? अब इसमें क्या कमी थी? दिखने में सुंदर, कमाओ, ऐसे ऐसे सवाल करने की क्या जरूरत थी? सड़क छाप जैसी। मैंने क्या सड़क छाप जैसी बात की? मैंने तो बस फेवरेट सॉन्ग पूछा था। उसको क्या पसंद थी? ढिंचैक पूजा, बताओ। अरे जिसको म्यूजिक की परख ना हो वो क्या कर सकता है? अरे लाखों के फॉलोवर है उसके भी, और कौन सा तुमको लड़के से ऑर्केस्ट्रा बजवाना था? अच्छा भैया मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे बुआ कुछ अच्छा सा दिखाओ ना, क्या ये आड़े टेढ़े लड़के लेकर आ जाती हो? इस बार भी स्वरा और उसकी माँ ने बिना किसी खास कारण के एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया। मैं तो अपनी बेटी की शादी सर्वगुण संपन्न ससुराल में ही करूंगी। कल को मेरे बेटे को कोई परेशानी हो तो कौन लेगा जिम्मेदारी? तुम्हारी बहन तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। अगले दिन फिर एक लड़के वाले स्वरा को देखने आते हैं। माँ, इस लड़के की हाइट कितनी कम है। बेटा तुझसे तो लंबा है, और क्या चाहिए? नहीं पापा, मुझे लंबे लड़के से शादी करनी है। चलो अब घर आ गए तो एक बार मिल लो, क्या पता लड़के का व्यवहार तुम्हें पसंद आ जाए। स्वरा लड़के से बात करती है। लड़का स्वरा को पसंद कर लेता है, लेकिन जब खड़ा होता है तो लड़की की माँ कहती है, वो क्या है ना, हमें थोड़ा लंबा दामाद चाहिए। हमारी बेटी में कोई कमी तो है नहीं, बस लंबाई थोड़ी सी कम है। अब दामाद भी छोटा आ गया तो आने वाली जनरेशन की हाइट तो छोटी होगी, है ना, माफ कीजिएगा। लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। मैंने कहा था ना आपको, मुझे लड़की की हाइट कम लग रही है। अब वो मुझे रिजेक्ट करते उससे पहले मैंने उन लोगों को चलता बना दिया।
स्वरा वहां से चली जाती है। स्वरा को कोई लड़का पसंद नहीं आता, लेकिन फिर एक रोज एक कार आकर रुकती है। लड़का अपनी माँ के लिए दरवाजा खोलता है। माँ, ये लड़का ठीक लग रहा है, माँ के लिए दरवाजा खोल रहा है तो मेरी भी इज्जत करेगा। लड़का अंदर आता है और स्वरा को फूल देता है। माँ देख तो सही, पहले से ही तोहफे दे रहा है, मतलब तोहफे देने का शौक भी है, शादी के बाद तो मजे ही आ जाएंगे। और इसकी माँ को देख कितना सोना पहना है, तो सोने में खेलेगी सोने में। खैर बात होती है और लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। हमें काम थोड़ी ना करवाना है लड़की से। वर्किंग वुमन का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता हम लोगों को। घर में लड़कियां आराम से रहे वही बहुत है। क्यों? अरे वाह, मतलब बेटा कोई काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। वैसे क्या क्या शौक है आपकी बिटिया के? वही सारे शौक है जो एक लड़की के होते हैं। हमारी बिटिया की भी वैसी ही शौक है। आपके बेटे की कमाई कितनी है? अरे बिल्कुल उतनी ही जितने में एक लड़की आराम से अपनी जिंदगी जी सके। वैसे खाना कैसा बना लेती है आपकी बेटी? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार को अच्छा खाना खाने की जरूरत होती है। ऐसे ही बातों बातों में शादी तय हो जाती है। लड़का हाँ बोल देता है। स्वरा भी इस बार कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता है कि उसे तो सर्वगुण संपन्न ससुराल मिल गया है। अरे भाग्य खुल गया हमारी स्वरा के। पता है ना वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, ना कोई काम करना पड़ेगा। सास भी खुले विचारों की है, कुछ भी कपड़ा पहने, कुछ भी खाए, कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है। आराम से रहेगी हमारी स्वरा। लड़के में भी कोई ऐब नहीं है। उधर लड़के के घर मोटा दहेज देंगे वो लोग। इकलौती लड़की है, कल को माँ बाप के बाद मकान भी लड़की का ही होगा। लड़की भी गाय जैसी लगी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जो बोल रही थी उसकी माँ बोल रही थी। हमें तो भाई सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई। लेकिन किसको क्या सर्वगुण मिला है ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। जैसे तैसे करके स्वरा की शादी हो जाती है नितिन से। शादी के बाद पहला दिन, ससुराल के पहले दिन वो जरा लेट सोकर उठती है। बहू लेट हो गई? शादी ब्याह के रीति रिवाज में थक गई होगी। अच्छा चलो चाय बना लो सबके लिए, कल से टाइम पर उठ जाना है। स्वरा किचन में जाती है तो पूरा किचन फैला हुआ था। पापा ने तो कहा था यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, ससुराल में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो उठती ही पहले दिन चाय का ऑर्डर आ गया। कैसा ससुराल है? स्वरा चाय बनाकर सास को देती है और पूछती है, माँ जी वो शादी से पहले कौन काम करता था घर का? आप तो बोल रही थी काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए, फिर ये घर का काम कराएंगी आप? काम मतलब नौकरी से था बेटा। अरे हमें नौकरी वोकरी नहीं करवानी, घर का ही काम कर ले लड़की, ये बहुत है। जा जाकर चाय लिया। और हाँ, हमारे घर में वैसे ऐश है, तुम्हें कमाने की कोई टेंशन नहीं है, बस खाना बनाओ, खिलाओ और खाओ, और क्या। हाय रे स्वरा, ये क्या हो गया? माँ जी मुझे तो चाय के अलावा और कुछ बनाना आता ही नहीं। आप लोगों ने कहा था काम नहीं करना पड़ेगा, तभी इस घर में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई। अरे क्या बात कर रही हो तुम? वैसे भी तुम तो हाउसवाइफ बनना चाहती थी, तो हाउसवाइफ को हाउस का काम तो करना ही पड़ता है ना। तुमने बताया नहीं तुम्हें घर के काम करने नहीं आते? तुम्हारी माँ ने कहा था तुम खाना बना लेती हो। हाँ बना लेती हूँ, लेकिन क्या बना लेती हूँ ये पूछा था तो नहीं बताया था। मैं मैगी बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ। और बताइए क्या खाना है? लेकिन मैं क्यों बनाऊं ससुराल में खाना? खाना बनाने वाला ससुराल तो मुझे पहले मिल रहा था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था। अरे हमें भी ऐसी लड़कियां मिल रही थी जो खाना नहीं बना सकती थी, तो हमने मना कर दिया था। हमें खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी। और मुझे ऐसा घर चाहिए था जहां खाना ना बनाना पड़े। लेकिन अब क्या, शादी तो हो गई है, ससुराल भी वही है, बहू भी, तो अब क्या किया जाए। माँ जी देखिए, अब फिलहाल ना नौकरानी रख लीजिए, बाकी अगर आप चाहती हैं कि मैं ही खाना बनाऊं तो सीखने की कोशिश करूंगी। अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। बहू वहां से चली जाती है। सास सोच में पड़ जाती है। कैसी बहू है? मैंने तो सोचा था नहाकर रसोई में घुसेगी, इतना तो पता होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर अभी क्या कर सकते हैं? कैसा ससुराल है, पहले दिन से मेरी कोई आवभगत ही नहीं की गई। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कब से रह रही हूँ। इनको उठाकर इनसे बात करती हूँ। नितिन उठो ना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो चलो, माँ को बोलो वो भी तैयार हो जाएंगी। तीनों चलते हैं कहीं बाहर, खाना खाकर आते हैं। और तुम्हारा पहला दिन है, तुम कल से खाना बनाना। हाँ खाना तो बनाना ही है, आज नहीं तो कल से। पर माँ को क्यों लेके जाना है? हम दोनों जाएंगे ना। अरे कैसी बात कर रही हो? पिताजी के जाने के बाद माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ, और वो आ जाएंगी साथ में तो क्या हो जाएगा।
अगर हम बाहर खाना खाएंगे तो वो घर में क्यों खाएंगी? चलेंगे तो साथ ही चलेंगे। जाओ तैयार हो जाओ और माँ को भी बोल दो तैयार होने के लिए। स्वरा सोचती है कि ये कैसा ससुराल मिल गया, कहने को तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है जो वो चाहती है। स्वरा माँ को फोन करती है। माँ तुझे पता है मेरी सास ने मेरे आने पर नौकर चाकर हटा दिए। अरे बेटा 1-2 दिन काम कर ले, फिर धीरे से सास को बोल देना तुझसे काम नहीं होता, नौकर की मदद चाहिए, वो फिर से लगवा देंगी। और बता। माँ मेरा पति जहाँ भी जाता है मेरी सास को साथ लेकर जाता है, हम दोनों तो कहीं अकेले जाते ही नहीं। अब इस पर मैं क्या कहूँ बेटा, तेरा पति है, तू संभाल। धीरे धीरे तू उसे उसकी माँ के खिलाफ भरेगी ना तो वो अपनी माँ के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो इतने साल तक अपनी माँ के पास रहा है, कल को तू गई है और आज चाहती है कि माँ से अलग हो जाए, ये नहीं हो सकता बेटा, है? थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। उधर नितिन की माँ उससे कहती है, बेटा ये स्वरा मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, आते ही नौकर की डिमांड कर दी। अरे 2 लोगों के लिए इसे नौकर चाहिए, काम करने का मन कम लगता है इसका। कोई बात नहीं माँ, अब तो शादी हो चुकी है, परफेक्ट बहू नहीं मिली तो ना सही, लेकिन अब जो है उसके साथ एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, देखने में तो लग रही थी बहुत अच्छी है, मुझे तो लग रहा था सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई है, लेकिन नहीं। चलो देखते हैं एडजस्ट करके कब तक हो पाता है। स्वरा स्वज धज कर आती है। मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं नहीं चलूंगी, तुम हो आओ। ठीक है माँ, मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं घर पर ही कुछ बना लूंगी। तभी स्वरा बोल पड़ती है, नहीं माँ जी मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिएगा। वो क्या ना कल ही शादी हुई है, अगर कोई मिलने वाला आएगा तो क्या खाता, हम तीनों तो बाहर जा रहे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बना दिया था, अब खा लीजिएगा। वैसे आप चलती तो अच्छा लगता। सास तो मन ही मन खुश हो जाती है, वाह भाई बहू ने खाना भी बना दिया और साथ चलने को भी बोल रही है, लेकिन वो नए नवेले जोड़े के बीच में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है माँ, आप घर पर ही आराम कर लो एक रोज। बहू अचार बनाना आता है? नहीं माँ जी, मैं तो बाजार से ही खरीद कर खाती हूँ। लेकिन ये बात तो है, घर का अचार अलग ही मजा देता है, क्यों? हाँ, लेकिन तुमको बनाना आता नहीं। मैंने सोचा था तुम वर्किंग वुमन नहीं हो, घर के काम में तो फिट होगी बिल्कुल। अगली सुबह, अरे स्वरा ये क्या पहना है? पैंट? हमारे घर में बहू पैंट वैंट नहीं पहनती। पर माँ जी घर पर सिर्फ आप और मैं ही तो है, आप तो बहुत खुले विचारों वाली लग रही थी, मुझे नहीं पता था आपको वेस्टर्न कपड़ों से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं बहू, सोसाइटी को, और रहना तो हमें इसी सोसाइटी में है ना। ठीक है माँ जी, मैं नहीं पहनूंगी। बाकी मैंने अचार डाला है, खा कर देखिए। सास देखती है कि कैसे स्वरा कोशिश कर रही है सर्वगुण बहू बनने की। बहुत अच्छा अचार बनाया है बहू। अच्छा माँ जी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रहने दे, अच्छी लग रही है, पहनी रहे। हाँ, ऐसे ही सास बहू एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की उम्मीद में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बहू सर्वगुण संपन्न तो कुछ नहीं होता है, ना ससुराल ना ही बहू। एक साथ मिलकर चलना, एक दूसरे को समझना, वही एक परफेक्ट जीवन कहा जाता है। भले ये तेरा सर्वगुण संपन्न ससुराल ना हो, लेकिन तूने हमें किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तू ही मेरे लिए सबसे अच्छी बहू है। सुमित्रा आज कई दिनों के बाद अपनी सहेली सुनीता के घर जाती है, जहां वो उसके घर का कलेश देखती है। उसके घर का कलेश देखकर सुमित्रा अपनी सहेली सुनीता से पूछती है, सुनीता तेरे घर में ये क्या हो रहा है? तेरी ये दोनों बहुएं इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे ये तेरे घर में नहीं बल्कि तू उनके घर में रहती है। सुमित्रा बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, हर घर की कहानी है। जब घर में 2 बहुओं की चलने लगती है ना, वहाँ सास को कुछ नहीं माना जाता और बाद में वो घर घर नहीं रहता, वो घर पूरी तरह से टूट जाता है और उस घर के 2 हिस्से हो जाते हैं। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझी, तू कहना क्या चाहती है? यही कि मेरे घर के 2 हिस्से हो गए, मेरी दोनों बहुएं अलग हो गई, लेकिन मेरी छोटी बहू मुझे ये कह रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ऐसे कैसे ज़्यादा हिस्सा चाहिए? अरे घर के 2 हिस्से होंगे, वो भी बराबर। और वैसे भी भले ही तुम्हारी छोटी बहू के 3 बच्चे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और तुम्हारी बड़ी बहू को कम। बंटवारा है तो बंटवारा तो 2 ही हिस्सों में होता है, बराबर बराबर। सुमित्रा ये बात बोल रही थी, तभी सुनीता की छोटी बहू वहां आती है और सुमित्रा को जवाब देती है, आंटी जी हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यहाँ मेहमान की तरह आई हैं, मेहमान की तरह रहिए।
हे भगवान, इस घर में सुनीता की छोटी बहू मुझे जिस तरह का जवाब दे रही है, कहीं कल को मेरे भी घर में ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, मेरी दोनों बहुएं ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी। सुनीता की बहू की बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और वो उसके घर की कहानी सुनकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर सुमित्रा शांति से बैठ जाती है, पर तभी उसकी छोटी बहू नेहा उसके पास आती है और अपनी सास को परेशान देखकर कहती है, माँ जी, आप इतनी परेशान नजर आ रही हैं, कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही शांत बैठी हूँ। नहीं माँ जी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप इतनी शांत कभी नहीं रहती, और जब से आप आंटी के घर से आई हैं तब से कुछ ज़्यादा ही शांत है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नेहा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जेठानी माया के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है। अच्छा, तो माँ जी परेशान है, लेकिन माँ जी परेशान क्यों है हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। इतना बोलकर माया नेहा के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है और सास से सवाल करने लगती है। माँ जी, हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, आप जब से सुनीता आंटी के घर से आई हैं तब से अलग ही हैं। आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? अरे कुछ नहीं माया बहू, बस ऐसे ही। उसने अपने घर की कहानी बताई और ये सुनकर ना थोड़ा अजीब सा मन हो गया। लेकिन ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनकर आप इतना परेशान हो रही हैं? नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को सुनीता के घर की कहानी बताती है कि किस तरह उसकी दोनों बहुएं घर की ज़मीन के लिए लड़ रही हैं, किस तरह उसके घर में आए दिन कलेश होता रहता है और उस कलेश में बेचारी फंस कर रह जाती है। सुमित्रा के मुंह से सुनीता के घर की कहानी सुनकर नेहा कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और वैसे भी हम देवरानी जेठानी के एक ही तो बच्चे हैं, हम लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, क्यों दीदी? हाँ माँ जी, नेहा सही कह रही है, हमारे घर में कभी घर को लेकर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन नेहा, अभी हमारा एक एक बच्चा है, लेकिन आगे भी एक ही रहे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। मैं और वरुण हमारे दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल बड़ा हो गया है, इसलिए वो अपने होश संभाल सकता है, वो खुद को संभाल सकता है, और वैसे भी ना 2 बच्चे होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीदी, आप 2024 में हैं और आज के समय में भी आप 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अरे भले ही हम 2024 में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बच्चा रखें। हाँ, तुम्हें रखना है तो तुम रखो, लेकिन मैं और वरुण तो बेबी प्लान कर रहे हैं। हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं ना। हाँ, ये भी सही है। चलो, बहुत अच्छी बात है दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह नेहा और माया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन माया नेहा के पास आकर कहती है, नेहा, मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच लो। देखो, प्रिया बड़ी हो गई है और अगर तुम्हें बेटा हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। हाँ भाभी, देखते हैं, पर फिलहाल तो मैं दूसरे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी फ्यूचर में देखते हैं। नेहा और माया आपस में बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नेहा के दिमाग में अपनी सास की बात घूमने लगती है कि किस तरह उसकी पड़ोसन के घर में घर के हिस्से के लिए लड़ाई हो रही थी। दीदी अपना दूसरा बेबी प्लान कर रही है, पर मैं तो दूसरा बच्चा करने से रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी के 2 बच्चे होंगे तो इस घर में दीदी का हिस्सा ज़्यादा होगा और मुझे कम हिस्सा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैं दीदी को दूसरा बेबी प्लान करने ही नहीं दूंगी। लेकिन मैं उन दोनों को रोकूं तो रोकूं कैसे? नेहा ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है, जो हॉल में बैठकर दूध पी रहा था। उसको देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिल गया मुझे उपाय। अब मैं राहुल को अपनी बातों में फंसाकर उसको उसी के पेरेंट्स के खिलाफ भड़काऊंगी और अपने बेटे राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर दीदी और भैया राहुल में ही उलझ कर रह जाएंगे। और इस तरह वो दोनों अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगी। इतना बोलकर नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिसके बाद नेहा राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चाची, मैं तो दूध पीकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। क्यों? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मैं तो कब से देख रही हूँ तुम्हें। तुम जब से स्कूल से आए हो तब से तुम बाहर ही खेल रहे हो। नहीं चाची, जब से आया हूँ तब से थोड़ी देर ही बाहर गया हूँ। बाहर खेलने का मन नहीं कर रहा,
लेकिन दोस्त बुला रहे हैं ना, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा, बाहर तो तुम्हारी उम्र के इतने सारे बच्चे हैं और जहां तक मुझे पता है तुम बाहर ही थे। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। मैं बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस घर आ गया। और मेरा मन अब भी नहीं है, पर दोस्त बुला रहे तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसी बात है राहुल, सोचो अगर तुम्हारे घर में छोटा भाई या बहन आए तो उसके साथ तुम खेलोगे? हाँ चाची, मैं छोटे भाई बहन के साथ बहुत खेलूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं उसको मारूंगा भी नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन इस घर में आ जाएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करेंगे। उनका सारा ध्यान तो तुम्हारे छोटे भाई बहन पर चला जाएगा और तुम्हारी कोई देख रेख भी नहीं करेगा। तुम्हें तो हर समय डांट पड़ती रहेगी, क्योंकि फिर तुम बड़े भाई बन जाओगे ना, इसलिए। लेकिन चाची, मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं डांटेंगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटे भाई बहन के आने से बड़ों की अहमियत और बढ़ जाती है? सच सच बताओ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम बड़े हो गए हो और जब छोटा बेबी आएगा तो वो तुम्हें खुद से दूर कर देगी, हॉस्टल भेज देगी दीदी तुम्हें। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो अपनी मम्मी से जाकर ये बात पूछ सकते हो कि वो तुम्हें हॉस्टल भेजेंगी या नहीं। अपनी चाची की बात सुनकर राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। राहुल को गुस्से में बैठा देख माया उसके पास जाती है और उसके गुस्से का कारण पूछती है। राहुल क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? माँ, अब मुझे हॉस्टल भेजोगे? हाँ राहुल, मैं तुम्हें हॉस्टल भेजने की सोच रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम हॉस्टल जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी तुम्हारी। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। राहुल को ऐसे गुस्से में जाता देख माया कुछ समझ नहीं पाती कि उसका बेटा इतने गुस्से में क्यों जा रहा है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल की बदतमीजी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि राहुल को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जहां वो देखता है कि एक बच्चे की माँ आती है और उसको एक थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाती है। राहुल ये सब देख ही रहा था, तभी पीछे से नेहा आती है और एक बार फिर उसे भड़काते हुए कहती है, देखा राहुल, जिस तरह उस लड़की की माँ ने उसे मारा ना, वो भी अपने छोटे बेटे के लिए, ठीक उसी तरह तुम्हारी माँ का प्यार भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। वो जितना प्यार आज तुमसे करती है ना, उतना प्यार वो सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई या बहन से करेगी। चाची, मतलब जब मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो मम्मी मुझे छोड़ देगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी? हाँ ऐसे ही होगा राहुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो इन सबको रोक सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने मम्मी पापा को अपना छोटा भाई या बहन लाने के लिए मना कर सकते हो। लेकिन मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अभी तुम्हारा छोटा बेबी आया नहीं है, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा उसे लाने की सोच रहे हैं। वो इस दुनिया में आए इससे पहले तुम अपने मम्मी पापा को मना कर दो। नेहा की बात सुनकर राहुल ठीक वैसा ही करता है जैसा उसकी चाची उसे करने को कहती है। राहुल अब पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल हो चुका था। वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगता, गुस्सा करने लगता। ऐसे ही एक दिन माया राहुल के पास बैठती है, लेकिन राहुल अपनी माँ से दूर चला जाता है। ये देखकर माया को समझ में नहीं आता कि राहुल का बर्ताव इतना क्यों बदल रहा है। आखिर वो क्यों लोगों से गुस्से में बात कर रहा है, क्यों वो चिड़चिड़ा हो रहा है। बस यही जानने के लिए माया सब कुछ अपने पति वरुण को बताती है, जिसके बाद वरुण अपने बेटे राहुल के पास जाता है और उससे पूछता है, राहुल क्या हुआ, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो बेटा? आखिर क्या वजह है, तुम हम लोगों से बात तक नहीं करते? पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मेरा अब अकेले रहने का मन करता है। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। वैसे भी मेरा प्यार तो ख़त्म होने ही वाला है। आप लोग तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे। इतना बोलते ही राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल का ऐसा जवाब सुनकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन वरुण और माया राहुल को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और बातों ही बातों में उससे कहते हैं, राहुल आज कैसा लगा तुम्हें? आज तो हम लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है। हाँ राहुल, आज तो हमने सारा समय तुम्हारे साथ बिताया है। अभी तुम ये मत कहना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। नहीं मम्मी पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ आज।
अच्छा, अगर तुम हैप्पी हो तो मुझे ये बताओ कि अगर हम तुम्हारी इस खुशी को और बढ़ा दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब ये कि अगर तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई या बहन आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। माया के मुंह से अपने छोटे भाई बहन की बात सुनकर राहुल एक बार फिर चिढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई छोटा भाई बहन, मैं अकेले ही ठीक हूँ। ना मुझे दोस्त की जरूरत है ना छोटे भाई की। अगर इस घर में मेरा कोई छोटा भाई बहन आया तो मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर राहुल गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसका ये बर्ताव देखकर माया और वरुण हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक 7 साल का बच्चा ऐसी बात कैसे बोल सकता है। कुछ देर बाद वरुण माया और राहुल के साथ घर जाता है और घर जाने के बाद माया और वरुण सारी बात सुमित्रा को बताते हैं। ये सब जानने के बाद सुमित्रा भी परेशान हो जाती है। वरुण, माया, राहुल अभी सिर्फ 7 साल का है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। उसे तुम जो भी बोलोगी वो उसे सच मान लेगा। लेकिन माँ जी, आज से पहले हमने वरुण के सामने ना तो कभी झगड़ा किया है, ना ही उसे कभी यह एहसास दिलाया है कि हम उसे प्यार नहीं करते, बल्कि हम तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने ही खिलाफ क्यों भड़काएगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने खिलाफ नहीं भड़काएगा, लेकिन उसको कोई अपना ही भड़का रहा है, और वो कौन है ये सिर्फ और सिर्फ राहुल ही बता सकता है। माँ, माया, आप दोनों चिंता मत करो। मैं राहुल को समझाऊंगा और उससे प्यार से बात करूंगा और उसे पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें कौन डाल रहा है। इतना बोलकर वरुण राहुल के पास जाता है और उससे एक दोस्त की तरह बात करता है। राहुल भी अब अपने पापा को सारी बात बताने लगता है, पर तभी वरुण राहुल से सवाल करता है, अच्छा बेटा, अगर आपको अपना छोटा भाई या बहन पसंद नहीं है तो हम उसे लेकर नहीं आएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपको आपका छोटा भाई या बहन पसंद क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जब छोटा बेबी आएगा तो आप सिर्फ उसी को प्यार करेंगे। आप मुझे हॉस्टल भेज देंगे, खुद से दूर कर देंगे, और मैं कभी घर आया तो आप मुझे मारेंगे भी। अरे, ये बात तुमसे किसने कही? हम तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे थे। हाँ, तो मैं हॉस्टल भेजने की बात कही थी वो इसलिए क्योंकि हॉस्टल में जाकर तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, और वैसे भी हम तो तुमसे मिलने आते ही रहेंगे। अब तुम बताओ, अगर हम तुमसे नफरत करते तो क्या हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें हॉस्टल भेजते? अगर हम तुमसे नफरत करते तो क्या हम तुमसे मिलने के लिए हॉस्टल आएंगे? नहीं ना? हाँ पापा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन चाची ने कहा था कि आप और माँ मुझसे नफरत करोगे। तो तुम्हें ये सब तुम्हारी चाची ने कहा। कोई बात नहीं, हम चाची को भी समझा देंगे, लेकिन हम तुमसे नफरत नहीं करेंगे। बेटा, तुम हमारी जान हो, और भला कोई अपनी जान के बिना जिंदा रह सकता है? नहीं ना? अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हॉस्टल ना भेजें तो हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। वरुण की बात सुनकर राहुल उसे गले से लगा लेता है और वहां से खुश होकर चला जाता है। लेकिन वरुण को ये बात पता चल गई थी कि राहुल को कौन भड़का रहा है, जिसके बाद वरुण अपनी माँ और पत्नी को सारी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद माया और सुमित्रा नेहा को अपने पास बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं, क्यों नेहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा और तुम ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। अरे ठीक है, तुम्हें अपना दूसरा बच्चा नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन हम सोच रहे हैं हम उसे पालेंगे। तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? हमने ना तो तुम्हारे ऊपर अपने बेटे को छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। हम कभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये सब जानने के बाद भी तुमने ऐसा किया क्यों? ऐसी क्या वजह रही जो तुमने राहुल को इतना भड़का दिया, राहुल के मन में इतना जहर घोल दिया? वो इसलिए दीदी, क्योंकि अगर आपके 2 बच्चे होंगे और मेरी सिर्फ एक बेटी रहेगी, और जब घर के बंटवारे की बात होगी तो इस घर में आपके नाम का हिस्सा ज्यादा होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, नेहा बहू, तेरी सोच इतनी गिरी और घटिया होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे पहले तो तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हारे और तुम्हारी जेठानी के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, वो भी खास कर घर को लेकर। और आज तुम घर को लेकर इतना बड़ा कदम उठा रही थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से राहुल हमसे दूर जा रहा था। तुम्हें पता भी है अगर वो हमसे दूर चला जाता तो वो गलत स्टेप भी उठा सकता था। सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी जेठानी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
और तुम्हें बता दो, इस घर में अगर कभी बंटवारा हुआ तो 2 हिस्सों में ही होगा, और वो भी बराबर बराबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एक बेटी है या इसके 2 बच्चे। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो अपनी जेठानी और जेठ जी से माफी मांगती है। उसकी आंखों में पछतावा देखकर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद नेहा उनको वादा करती है कि आगे से वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है।